सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आज से आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जो यूरोपीय व्यापारी आए थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में कौन कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर भारत में यूरोपीय व्यापारी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली से। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगाली था, वो केप ऑफ गुड होप क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो केप ऑफ गुड होप अरब सागर से होते हुए 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मलिक नामक गुजराती की सहायता से राजा जमोरिन के दरबार में कालीकट जो कि केरल है वहां पर आता है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है वो अब्दुल मलिक की सहायता से आता है। जब वास्को डिगामा अरब सागर की तरफ पहुंचता है तब उसे एक गुजराती मिलता है अब्दुल मलिक नाम का, और वो उसकी सहायता करता है केरल तक आने के लिए। और वास्को डिगामा राजा जमोरिन के दरबार में आता है। तो यहाँ पर वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया जाता है जिससे वास्को डिगामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही उन्हें केरल में अनेक प्रकार की मसालों की जानकारी होती है, खास करके काली मिर्च। तो काली मिर्च को वो यहाँ से लेकर जाता है और अपने देश पुर्तगाल में 60 गुना अधिक दाम पर बेचता है। तो वास्को डिगामा यहाँ से काली मिर्च ले जाकर अपने देश में 60 गुना दाम पर बेचता है। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया और यहाँ पर उसका आना जाना लगा रहा। वो यहाँ से काली मिर्च ले जाता और अपने देश में जाकर बेचता था। देखिए पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर 1503 ईस्वी में कोचीन जो कि केरल ही है वहां पर पहली कोठी कहने का मतलब फैक्ट्री की स्थापना की गई। एग्जाम में पूछा जाता है कि कब और किस देश ने सबसे पहले भारत में कोठी या फिर फैक्ट्री की स्थापना की? तो पुर्तगालियों ने। आगे देखिए आप, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो 1505 ईस्वी में भारत आता है। 1505 ईस्वी में भारत आता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आगे देखिए, उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 ईस्वी में भारत आया और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया। तो दक्षिण भारत के एरिया में जो कर्नाटक है और कर्नाटक में है बीजापुर, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ को हराकर उससे गोवा को छीन लेता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद देखिए गोवा जो है बाद में पुर्तगालियों की व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन जाती है। गोवा जो है पुर्तगाल के जो व्यापारी हैं उनके व्यापारिक केंद्र बन जाता है बाद में।
और 1530 ईस्वी में गवर्नर नुनो डी कुन्हा भारत में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण है, नुनो डी कुन्हा जिन्होंने भारत में गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया। साथ ही ये भी देखिए, भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, पपीता, काजू इत्यादि जो है पुर्तगालियों की देन है। तो पुर्तगाल के लोग ने जब यहाँ पर आकर व्यापार करना स्टार्ट किया तो कुछ सामान वहाँ के यहाँ आए और यहाँ के बहुत से चीज़ों को वो अपने देश में ले गए, खास करके काली मिर्च को, जिसे यूरोप के लोग काला सोना कहते हैं। इसके बाद देखिए, पुर्तगालियों के बाद अब आते हैं डच लोग। तो डच जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है यहाँ पर, तो अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था, फ्रांसीसियों का ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था और डचों का ईस्ट इंडिया कंपनी अलग था। तो सभी के अंतर को आपको समझना है। खास करके इस बात को ध्यान देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों कहा जाता था। तो भारत जो है यूरोप के ईस्ट में है, मतलब भारत जो है यूरोप के पूर्व दिशा में है, इसलिए यहाँ पर जो विदेशी कंपनी स्थापित होती थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। आगे देखिए, अगर पहला कारखाना की बात करें तो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहला कारखाना ओपन किया गया डचों के द्वारा। तो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहां पर खोला जाता है पहला कारखाना। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा का युद्ध में इसे हरा देते हैं डचों को और भारत से बाहर कर देते हैं। तो डच जो रहते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं अंग्रेज बेदरा के युद्ध के बाद, क्योंकि बेदरा के युद्ध में डच जो रहता है वो अंग्रेज से पराजित हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कहां पर स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोचीन। देखिए, कोचीन तो जो पुर्तगाली थे उनकी प्रथम फैक्ट्री या कोठी जो है 1503 ईस्वी में यहाँ पर केरल में स्थापित होती है। उसके बाद जो डच है उनकी पहली कोठी 1605 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित होती है। 1605 ईस्वी में अंग्रेज की प्रथम कोठी 1608 ईस्वी में, यहाँ पर 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित होता है अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री। अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में, फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में और फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में। यहाँ पर देखिए, ये है मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, कोचीन केरल का क्षेत्र और सूरत जो है वो गुजरात का क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, डचों के बाद अब अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेजों की एक कंपनी है मर्चेंट एडवेंचर्स। तो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी को
1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा पूर्व उत्तर के देशों के साथ व्यापार करने की एकाधिकार प्राप्त होता है। तो देखिए, यूरोप में, जो यूरोप है और ब्रिटेन है, तो यूरोप के ब्रिटेन देश में महारानी रहती है एलिजाबेथ। तो वो अधिकार देती है कि जो पूर्व उत्तर दिशा है, यूरोप का पूर्व उत्तर दिशा है, वहां पर व्यापार कर सकती है मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी। ये अधिकार मिलता है 1600 ईस्वी में इस कंपनी को, और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में। और यही कंपनी है जो आगे जाकर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है भारत में। तो अंग्रेज जो है भारत में, देखिए आप यहाँ पे 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेज की पहली कोठी, मतलब जो फैक्ट्री है, वो सूरत में स्थापित होती है 1608 ईस्वी में। और ढचों की पहली कारखाना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में। 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित होती है अंग्रेजों की। देखिए यहाँ पर अगर हम अंग्रेज बोले तो यहाँ पर जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है वही स्टार्टिंग में राज करती है। तो वही है अंग्रेज जो स्टार्टिंग में यहाँ पर राज करती है। बाद में 1858 ईस्वी में ब्रिटेन जो है भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करता है। लेकिन उससे पहले जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन स्थापित करता है। तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन करता है, बाद में ब्रिटेन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर स्थापित होती है। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में भारत से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित हुई, उसे अनुमति लेना होता है मुगल बादशाह से, और इस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो इन्हीं के दरबार में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं और इनसे अनुमति लेते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था मध्य भारत के इतिहास में कि सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं 1615 ईस्वी में, और 1608 ईस्वी में हाकिन्स जो है जहांगीर के दरबार में जाता है। तो यहाँ पर अनुमति मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए। आगे देखिए फिर देखिए डॉक्टर हैमिल्टन ने मुगल शासक फारूक सियर को गले की दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलवाया था। इसके बदले 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर पर स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर 100 साल से अधिक का समय हो गया था व्यापार करते हुए, लेकिन उसके व्यापारिक क्षेत्र जो थे वो सीमित थे। तो यहाँ पर जो मुगल शासक फारूक सियर थे उनके गले में एक घाव हो जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक था, और उसका इलाज करते हैं डॉक्टर हैमिल्टन। तो उसके बाद से 3000 रुपए वार्षिक कर पर भारत में स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रांसीसी आते हैं। 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया। साथ ही 1742 ईस्वी में पहला गवर्नर जनरल बनकर डुप्ले जो है भारत आया। फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर जनरल जो भारत आया था वो था डुप्ले। महत्वपूर्ण है, इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही ऊपर हम लोगों ने जो फारूखसियर के बारे में पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज के इलाज के लिए डॉक्टर हैमिल्टन फारूखसियर के दरबार में आते हैं। तो गले के इलाज के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 1742 ईस्वी में गवर्नर जनरल डुप्ले आते हैं भारत और डुप्ले के समय में ही पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों क्या है, दो शक्तिशाली देश रहते हैं इस समय और दोनों देश भारत में आ पहुंचे थे। तब इनके मध्य कर्नाटक पर अधिकार करने को लेकर युद्ध होता है। देखिए बाद में कर्नाटक पर अधिकार को लेकर भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर संघर्ष होता है और इसी के चलते यहाँ पर 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहला जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, मतलब जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध होता है, वो जो युद्ध है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य होता है। और इस युद्ध का कारण जो था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। तो यूरोप में जो देश है ऑस्ट्रिया, उसको लेकर यहाँ पर युद्ध होता है कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। और इस युद्ध में जो है संधि होता है जिसे एक्सला-शापेल की संधि कहते हैं। एक्सला-शापेल की संधि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। परिणाम क्या होता है, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत होती है। तो ये जो युद्ध है वो फ्रांसीसी लोग जीत जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और वो चाहते हैं कि पूरे बंगाल को जीत ले। जो भारत का बंगाल है उसे पूरा जीतना चाहते थे डुप्ले। तो देखिए आगे क्या होता है। तो फिर द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। इस समय जो डुप्ले है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, वो हैदराबाद, कर्नाटक, इनके आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही अंग्रेज भी रहते हैं इस समय, तो उनका भी हस्तक्षेप रहता है। तो यहाँ पर युद्ध होता है और इसमें जो है संधि होती है जिसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसमें पांडिचेरी की संधि होती है। परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी जो थे वे भारतीय राज्यों के जो नवाब के आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये वादा करते हैं। आगे देखिए,
तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चलता है। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 7 वर्षों तक चलता है, इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस समय इस युद्ध का जो मुख्य कारण जो रहता है वो अंग्रेजों द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। बंगाल में जो चंद्रनगर है उस पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। तब यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो संधि होती है वो फ्रांस में होता है। पेरिस की संधि होता है फ्रांस में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। देखिए परिणाम क्या होता है, तो फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली पराजित होते हैं और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, और फ्रांसीसियों को हार जाने के बाद भारत छोड़ना पड़ता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फ्रांसीसी जो है किस युद्ध के बाद भारत छोड़ते हैं, तो वांडीवास के युद्ध के बाद, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसियों की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और वो भारत छोड़कर वापस फ्रांस चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।